हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो मैंने खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 का विज्ञान का पाठ 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के भौतिक स्वरूप के आधार पर 3 अवस्थाएं, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, तापमान और दाब का अवस्था परिवर्तन में प्रभाव, वाष्पीकरण और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या आप जानते हैं पदार्थ किसे कहते हैं? इस विश्व में सभी वस्तुएं किसी सामग्री से बनी हैं और वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया पदार्थ। आप अपने आसपास देखिए, कुर्सी, पानी, हवा आदि सभी पदार्थ हैं। सभी वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बनता है और ये कण बहुत ही छोटे होते हैं। प्राचीन काल में दार्शनिकों ने पदार्थ को मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा। ये वर्ग थे पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि और जल। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को उनके भौतिक स्वरूप और रासायनिक गुणधर्मों के अनुसार वर्गीकृत किया। इस पाठ में हम पढ़ेंगे पदार्थ के भौतिक स्वरूप के अनुसार वर्गीकरण। पहले पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटा गया: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। इसके बाद इसमें 2 और अवस्थाएं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को जोड़ दिया गया। ये एग्जामिनेशन में आपसे नहीं पूछी जाएंगी, पर जानकारी के लिए आपकी किताब में दी गई है। प्लाज्मा के कणों में अत्यधिक ऊर्जा और कण बहुत उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अत्यधिक निम्न घनत्व वाली गैस को अति निम्न तापमान तक ठंडा करने से बनता है। एस.एन. बोस ने 1920 में पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की। इसकी भविष्यवाणी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के रूप में की। 2001 में एरिक के कॉर्नल, वुल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई वेमेन को इस संक्षेपण को प्राप्त करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। हमने पिछले स्लाइड में देखा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है और ये कण बहुत ही छोटे होते हैं। इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसके लिए हम लेते हैं एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का, उसे मिलाते हैं 100 मिलीलीटर पानी में। पानी का रंग गाढ़ा गुलाबी हो जाता है। इस गाढ़े गुलाबी पानी में से हम 10 मिलीलीटर पानी निकालकर उसे 90 मिलीलीटर साफ पानी में मिलाते हैं। पानी का रंग थोड़ा सा हल्का हो जाता है। इस हल्के गुलाबी पानी में से हम फिर 10 मिलीलीटर पानी निकालकर उसे 90 मिलीलीटर साफ पानी में मिलाएंगे। पानी का रंग फिर थोड़ा सा हल्का होगा। इस तरह की क्रिया को हम बार बार दोहराते रहेंगे। बार बार दोहराने के बाद भी हम देखते हैं कि पानी का रंग बिल्कुल साफ नहीं होता है और वो हल्का गुलाबी नजर आता है। इससे हमें समझ में आता है कि वो क्रिस्टल जो हमने एक पोटेशियम परमैंगनेट का लिया था, वो काफी सारे कणों का, शायद मिलियन कणों का बना है और ये कण बहुत ही छोटे होते हैं जो हमें नजर तो नहीं आते, पर इनका प्रभाव हमें पानी के रंग में नजर आता है। दूसरे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण जो हमें याद करने हैं, वो है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इधर उधर भागते हैं। इसे समझने के लिए हम कमरे के कोने में एक अगरबत्ती जला सकते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि कमरे में अगरबत्ती का धुआं और उसकी खुशबू कोने तक फैल जाती है।
इसका मतलब हुआ ये कण गति कर रहे थे। कणों में गति उसमें उपस्थित गतिज ऊर्जा के कारण होती है। यदि हम पदार्थ को गर्म करेंगे तो इन कणों की गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी और ये तेजी से इधर उधर भागेंगे। इसीलिए कभी कभी पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाते हैं, और जब यह मिश्रण अपने आप ही दो पदार्थों के बीच में होता है तो उसे कहा जाता है विसरण। हमें यह भी समझना जरूरी है कि जो गैस के कण हैं, इनकी गति द्रव के कणों से ज्यादा होती है और द्रव के कणों की गति ठोस के कणों से ज्यादा होती है। ठोस के कणों की गति ना के बराबर होती है। ये अपनी ही जगह पर कण जो है कंपित होते हैं। दूसरी अभिलाक्षणिक गुण पदार्थ का है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसे समझने के लिए हम कोई भी ठोस का एक टुकड़ा ले लेते हैं, चाहे वो लोहा है, चौक है, और उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसे तोड़ने की कोशिश में हमें उसके ऊपर प्रहार करना पड़ता है। इसका मतलब कणों के बीच में कुछ आकर्षण था। हमें ये पता ही है ठोस के कणों में आकर्षण अधिक होता है, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। इसीलिए गैस के कण इधर उधर भागते हैं और ये सारी जगह को घेर लेते हैं। तीसरा पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इसे समझने के लिए हम फिर एक गतिविधि करते हैं, जिसमें हम लेते हैं 20 मिलीलीटर पानी और उसमें मिलाते हैं 1 चम्मच चीनी। चीनी पानी में घुल जाती है और पानी का लेवल 20 मिलीलीटर ही रहता है। तो ये चीनी कहाँ गई? ये पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान था, चीनी के कणों ने बीच का स्थान ले लिया। तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान गैस में सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम और ठोस में सबसे कम। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण समझ लेने के बाद इनकी अवस्थाओं में अंतर समझना आसान हो जाएगा। हमने देखा था कि ठोस के कणों के बीच में स्थान ना के बराबर होता है और इनके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसीलिए ठोस कठोर होते हैं और अनम्य होते हैं, नरम नहीं होते। इनका आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है और ठोस असंपीड़ित है, दाब से इन्हें दबाया नहीं जा सकता। द्रवों के कण में स्थान मध्यम है, आकर्षण बल भी कणों के बीच में मध्यम है और इसीलिए द्रव कठोर नहीं होते, इनमें तरलता होती है। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, इन्हें जिस भी बर्तन में रखा जाए ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों का भी निश्चित आयतन होता है और इनको भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता। गैस के कणों में हमने देखा था कि उनके बीच में स्थान सबसे अधिक होता है और इनके कणों के बीच में आकर्षण बल नहीं होता। इसीलिए गैसें कठोर नहीं होती, इनमें तरलता सबसे अधिक होती है। गैसों का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता और ये सारे बर्तन को भर लेती है जो भी स्थान इन्हें मिलता है। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता और इन्हें आसानी से संपीड़ित या दाब के कारण दबाया जा सकता है। अभी तक हमने पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ ली, ठोस, द्रव और गैस। उनके कणों में अंतर पढ़ लिया। अब हम देखेंगे पदार्थ की अवस्था को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए हम उसे गर्म कर सकते हैं या फिर ठंडा कर सकते हैं। गर्म करने की प्रक्रिया को मैंने यहां पर ऑरेंज तीर के निशान से दिखाया है और ठंडा करने की प्रक्रिया को मैंने नीले तीर से दिखाया है। तो जब हम ठोस को गर्म करते हैं और वह द्रव में परिवर्तित होता है, इसे कहते हैं संगलन।
द्रव को जब हम गर्म करते हैं और ये गैस में परिवर्तित होता है, इसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। इसी तरीके से गैस को जब हम गर्म करते हैं और ये ठोस में परिवर्तित हो जाता है, इसे कहते हैं निक्षेपण। जब हम ठोस को ठंडा करेंगे और इससे वाष्प बन जाएगा, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। गैस को जब हम ठंडा करते हैं और इससे द्रव बन जाता है, इसे हम कहते हैं संघनन। ऐसे ही द्रव को जब हम ठंडा करते हैं और ये ठोस में परिवर्तित हो जाता है, इसे हम कहते हैं जमना। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि तापमान बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। तापमान एक भौतिक मात्रा है जो किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक की डिग्री बताती है। तापमान को थर्मामीटर या जिसे हिंदी में हम तापमापी कहते हैं द्वारा मापा जाता है। थर्मामीटर पर मापने की इकाइयां अलग अलग होंगी, जैसे सेल्सियस थर्मामीटर पर मापने की इकाई होगी डिग्री सेल्सियस, इसे सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। और केल्विन तापमापी पर मापने की इकाई होगी डिग्री केल्विन। यहां मैंने सेल्सियस थर्मामीटर पर लिखा है 100 डिग्री सेल्सियस वह तापमान है जिस तापमान पर पानी उबल कर भाप बनने लगता है। इस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। केल्विन थर्मामीटर पर यह 373.15 डिग्री केल्विन के बराबर है। फिर देखिए सेल्सियस थर्मामीटर पर हमने लिखा 0, जिस तापमान पर पानी जमकर बर्फ बनने लगता है, इसे हिमांक बिंदु कहते हैं। केल्विन थर्मामीटर पर यह 273.15 डिग्री केल्विन के बराबर है। केल्विन का 0 निरपेक्ष तापमान या जिसे हम एब्सोल्यूट 0 कहते हैं, वह है सेल्सियस थर्मामीटर पर यह -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तापमान के परिवर्तन के लिए हमें सेल्सियस और केल्विन के बीच में संबंध देखना है। 0 डिग्री सेल्सियस 273 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। एक्चुअली थर्मामीटर पे ये लिखा है 273.15, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए हम 273 डिग्री केल्विन लेंगे। अब हम सीखते हैं कैसे हम एक तापमान की इकाई को दूसरी इकाई में परिवर्तित करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में रूपांतरित करना है। हम पीछे सीख के आए हैं 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 डिग्री केल्विन के। तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 के बराबर है, इस रूल को हमें लिखना है। अब हम बदलेंगे 15 डिग्री सेल्सियस को, तो 15 में हमें 273 डिग्री केल्विन जोड़ना है। केल्विन बनाने के लिए हमारा उत्तर आया 283 डिग्री केल्विन। आपको याद क्या रखना है, जब आप C से K बनाएंगे तो आपको 273 जोड़ना है। इंग्लिश अल्फाबेट में C पहले आता है, K तक पहुंचने के लिए हमें 273 जोड़ना है। इसी तरीके से यदि हम डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस में रूपांतरित करते हैं, और यहाँ पे हमने सवाल लिया हमें 200 डिग्री केल्विन को बदलना है डिग्री सेल्सियस में, हमने फिर अपना रूल लिखा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 डिग्री केल्विन। 200 डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए हमें K से C की तरफ वापस जाना है, तो हमें 273 को घटाना है। 200 में से 273 घटाया तो हमारा उत्तर आया -73 डिग्री सेल्सियस। हमने समझ लिया कि तापमान के परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होती है, और इस अवस्था परिवर्तन के समय कुछ और परिघटनाएं भी होती हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। जैसे ठोस जब अपने गलनांक पर होता है, गलनांक का अर्थ होता है वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस जो कि 273.15 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। ठोस जब अपने गलनांक पर होता है तो वह इसी तापमान पर रहता है जब तक कि सारा ठोस पिघलकर द्रव न बन जाए।
ठोस को गर्म करने के लिए लगातार ऊष्मा दी जाती है, जिसका उपयोग ठोस अवस्था से तरल अवस्था में बदलने में हो रहा है। ठोस के कण ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं और तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस ऊष्मा को संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है। प्रसुप्त मतलब छुपी हुई या गुप्त ऊष्मा, क्योंकि यह ऊष्मा जो दी जा रही है ये नजर नहीं आ रही। इसीलिए समान तापमान तरल के कणों में ठोस के कणों की तुलना में ऊर्जा अधिक होती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर समान तापमान पर पानी और बर्फ है तो बर्फ में अधिक ठंडक होगी। बिल्कुल उसी तरह से जब द्रव अपने क्वथनांक पर होता है, क्वथनांक का अर्थ होता है वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। और पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 डिग्री केल्विन है। जब द्रव अपने क्वथनांक पर रहता है तो वे इसी तापमान पर तब तक रहेंगे जब तक सारा द्रव वाष्प न बन जाए। यहाँ पर भी तरल को गर्म करने के लिए लगातार ऊष्मा दी जाती है, लेकिन ऊष्मा का उपयोग अवस्था जो द्रव में थी से वाष्प में बदलने में उपयोग हो रहा है। तरल के कण लगातार ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और वाष्प में परिवर्तित हो रहे हैं। इस ऊष्मा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसीलिए समान तापमान पर तरल पदार्थ के कणों की तुलना में वाष्प के कणों में अधिक ऊर्जा होती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पानी भाप दोनों समान तापमान पर है तो भाप में ज्यादा गर्मी होगी, वो ज्यादा अधिक जलाएगा। तापमान के प्रभाव के बाद हम देखते हैं दाब के परिवर्तन का प्रभाव अवस्था परिवर्तन पर। इसके लिए हमने गैस को एक पिस्टन में भरा। जब पिस्टन को हम नीचे की ओर लाते हैं तो पदार्थ के कण पास पास आ जाते हैं, जिससे गैस को तरल में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें फिर से अगर हम पिस्टन को नीचे की ओर दबाएंगे तो कण और पास पास आ जाएंगे और तरल से ठोस बनाया जा सकता है। इसी सिद्धांत का उपयोग करके दाब बढ़ाकर और तापमान कम करके गैसों से ठोस बनाया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है और उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। वायुमंडलीय दाब को 1 एटमॉस्फेयर तक कम करने पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से द्रव अवस्था में लाए बिना गैसीय अवस्था में लाया जा सकता है। ठोस से सीधा गैस, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। किसी द्रव को जब उसके क्वथनांक तक गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक है तापमान। तापमान यदि बढ़ेगा तो वाष्पीकरण का दर भी बढ़ेगा। अभी हमने देखा था, हम द्रव को गर्म करते हैं, तापमान जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण उतना ज्यादा होगा। दूसरा कारक है हवा में आर्द्रता। हवा में अगर आर्द्रता अधिक होगी तो वाष्पीकरण का दर घटेगा। इसे हम समझ सकते हैं, बरसात के दिनों में कपड़ों में से पानी सूखने में टाइम लगता है क्योंकि हवा में पहले से ही नमी है, तो वो अपने में और वाष्प अवशोषित नहीं कर पाती। तीसरा कारक है सतही क्षेत्र।
सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण का दर बढ़ता है। इसके लिए हम एक ग्लास में पानी ले लेते हैं और एक ग्लास के पानी को फर्श पे डाल देते हैं। तो ग्लास में से पानी वाष्पित बहुत समय में होगा, जबकि फर्श पे डाला हुआ पानी जल्दी वाष्पित हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा हवा के क्षेत्र से के संपर्क में है। चौथा कारक है वायु की गति। वायु की गति में वृद्धि होने से वाष्पीकरण का दर बढ़ता है। ये भी हमने देखा है कि जब तेज हवाएं चलती हैं तो पानी जल्दी सूख जाता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। ये हम अपने दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण देख सकते हैं इसके। जैसे जो शरीर से निकलता है पसीना, जब ये पसीना वाष्पित होता है तो हमें ठंडक देता है, क्योंकि पसीना शरीर की गर्मी लेकर वाष्पित होता है। ऐसे ही डेजर्ट कूलर वातावरण को ठंडा करता है, क्योंकि कूलर का पानी आसपास की गर्मी लेकर वाष्पित होता है। हमारे घरों में मिट्टी के घड़े होते हैं, उसका पानी भी ठंडा होता है, क्योंकि घड़े के छिद्रों से जो पानी रिस कर बाहर आता है वो वाष्पित होने के लिए घड़े के पानी की गर्मी को लेता है, जिससे पानी ठंडा हो जाता है। हमें गर्मी में सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ा सबसे पहले पसीने को सोखता है। जब पसीना कपड़े ने सोख लिया और ये पसीना वाष्पित होगा तो हमारे शरीर को ठंडक मिलेगी। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े भी पहनने चाहिए, क्योंकि हल्के रंग के कपड़े प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जबकि गाढ़े रंग के कपड़े जैसे काला रंग का कपड़ा प्रकाश को अवशोषित करता है। बच्चों, ये मेरा पहला वीडियो है क्लास 9 के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए। अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं या कोई भी डाउट है आपको, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्नों को लिखकर भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की। यदि आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।